IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सिंगेज बुक के थ्रू हम आपको मैथ्स की जो तैयारी करवा रहे हैं, ये पूरा 11th 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए आपको एक थरो तैयारी करवाता है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की। सिंगेज का जो एक कलेक्शन है, ये 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं। उसके बाद सारे कंसेप्ट जब हमारे कवर हो जाते हैं तो हम एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फिर फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। इसी के साथ जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल 7th चैप्टर चल रहा है, इसमें हम बात कर रहे हैं हाइपरबोला की। और हम बात करेंगे कि सर अगर आपकी एसिम्प्टोट्स को, अगर सुनिएगा ध्यान से, हाइपरबोला में ऐसा बनाऊं जिसमें मैं क्या करूं, उसकी जो एसिम्प्टोट्स हो अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सेस बन जाए तो हाइपरबोला कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बन जाएगी और इस पर कैसे काम किया जाता है और उसमें फिर कैसे आपके डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, लेटस रेक्टम या हर एक चीज़ निकल कर आएगी। ये क्रूशियल कंसेप्ट है, क्योंकि हालांकि सुनने में बहुत सिंपल सा लगेगा कि सर इतनी सी तो बात है, पर मेरा यकीन करिए ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये आपको कई जगह हेल्प करेगी। हो सकता है कैलकुलस में, हो सकता है और भी कई जगह। तो अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं और भी काम आती ही है। समझते हैं चीज़ें, गौर से सुनिएगा। आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं वो ये, गौर से सुनिएगा। मैं पहले सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा। देखो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो होते हैं, क्या सर, आपके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, ये मान लिया जाए आपका वाई एक्सिस है। इस बार इन्हें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस से कंफ्यूज मत करिएगा, ये महज आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हैं, है ना। इसके अलावा इससे ज़्यादा और इससे कम ये कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी ये बात समझ रहे हो? अब अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं तो उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो इसको, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को मैं एसिम्प्टोट की तरह ट्रीट करूं। अब एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं सर? एसिम्प्टोट्स आर दी टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला एट इन्फिनिटी। वो इसको इन्फिनिटी पर टच करती हैं। मतलब मैं इससे अगर टेंजेंट की तरह ट्रीट करते एक हाइपरबोला बनाऊं तो शलाई से एक हाइपरबोला ऐसे बन रहा होगा और सिमिलरली एक हाइपरबोला मेरा इस तरीके से ये बन रहा होगा। मैंने बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ, बहुत प्रॉपर नहीं बनाया, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना कि ये कर्व नीचे जाता चला जा रहा है, ये भी ऐसे जाता चला जा रहा है, ये भी यहाँ जाता चला जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये इन्फिनिटी पर इनसे मिल रहा होगा। तो टेक्निकली ये आपका क्या बन गया? हाइपरबोला। अब अगर ये मेरा हाइपरबोला बना है तो क्या क्या बदलाव हुए होंगे उन पे बात करते हैं इस बार। अच्छा, ऐसा ज़रूरी है सर यही बनाते? आप सेकंड और फोर्थ में भी तो बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। क्या ऐसा भी बना सकता था कि फर्स्ट और फोर्थ में बना लो? आई थिंक वो तो फिर गड़बड़ होती, फिर वो आपका हाइपरबोला नहीं रहता। आप समझ रहे हो ना? तो वो या तो फर्स्ट और थर्ड में बनेंगे आपके जो आर्म्स हैं या जिन्हें आप ब्रांच कहते हैं, या फिर वो सेकेंड और फोर्थ में बनेंगे। ये बात तो आप समझ पा रहे हो। इसके बाद अब अगर मैं इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूँ तो शैलाई से ये जो लाइन होगी सर, ये मोटा मोटा क्या होगी सर? ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। और सिमिलरली इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस लाइन पर जो लाइन आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। आई एम रियली सॉरी, पहले हम इसे उठाकर यहीं रख देते हैं वापस। ये क्यों भाग रहा है ना? तो ये लाइन क्या रही आपकी? आपने कहा कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और इसे अगर मैंने कहा ट्रांसवर्स एक्सिस तो आई होप आप ये बात तो समझ गए हो कि इसी पर आपके दोनों फोकाई लाई करेंगे। और ये जो लाइन है आपकी, है ना, जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। डिड यू ऑल गेट दैट? अभी मैं चीज़ें बहुत सिमेट्रिकली रख रहा हूँ ताकि चीज़ें ओरिजिन से ही पास हों और अभी भी सेंटर हम ओरिजिन पर मेंटेन करें ताकि इक्वेशन बनाना हमारे लिए आसान हो जाए, है ना। यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएंगी? दोनों फोकाई, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं? एस डैश और एस, है ना। और इसी तरीके से आप चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स भी ढूंढ सकते हैं, कोई विशेष नई और मुश्किल बात नहीं होगी, है ना। हम हर एक चीज़ बना सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगी? आपके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो कि आपकी ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, और इसी तरीके से एक और लाइन उठा के यहाँ रखी तो ये लाइन जो हो जाएगी आपकी, ये भी आपके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होनी तो चाहिए, पर हमारी इस लाइन में थोड़ा सा टिल्ट मुझे दिख रहा है। इसे थोड़ा सा टिल्ट अगर मैं करूँ, है ना, तो आई थिंक ये थोड़ी सी इस तरीके से रहती तो ज़्यादा अच्छी रहती। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें वैसी दिखे, पैरेलल ऑलमोस्ट। तो एक तो ये रही लाइन आपकी और इससे भी थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो ये भी लगभग पैरेलल दिखे। ऑल्दो मेरे लिए यहाँ से थोड़ा चीज़ें देखना मुश्किल है, वो एग्जैक्ट सामने से आपको दिखेंगी, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि ये जो दोनों आपकी लाइन्स बनी हैं ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई और आप चाहें तो फोकस से पास होती है लेटस रेक्टम, दोनों लेटरा रेक्ट्रा, दोनों डायरेक्ट्रिस आइसिस और आपके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, मोटा मोटा सारी चीज़ें बन गई। पर अब सर चीज़ें कैसे होंगी, चीज़ें आप कैसे लिखेंगे? आपके
हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, आपका सेंटर कैसा होगा, इसके साथ फोकाई कहाँ होंगी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे। पर पहले तो हम ये समझना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, जब आपकी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से, हम इसी से सारी बातें करेंगे। याद करो, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखूँ तो वो क्या होती है सर, वो होती है y इक्वल्स टू 0। मैं y एक्सिस की लिखूँ तो इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइन को कंबाइन कर दूं, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आऊँ तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो शैलाई से ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी कंबाइन इक्वेशन है। आप जानते हैं ना, अगर एक लाइन है आपकी L1 और एक लाइन है आपकी L2, तो दोनों एसिम्प्टोट्स की आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या लिखते हो, आप L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 लिख देते हो। अब हमने ये सीखा है सर, हमने ये बहुत अच्छे से सीखा है कि किसी भी हाइपरबोला में, अगर किसी भी हाइपरबोला में मैं ये पूछूं आपसे कि उसकी एसिम्प्टोट्स की अगर आपको इक्वेशन मिल जाए तो उससे उसकी इक्वेशन तक पहुंचा जा सकता है क्या, बिल्कुल। जैसे ही उसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस हैं और उस हाइपरबोला में एक कांस्टेंट वैल्यू का फर्क होता है, तो अगर मुझे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस पेयर वाइज मिल चुकी है तो मैं कहूंगा हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे आप के, लैम्डा, कुछ भी लिख सकते हो। और अभी हम अपनी सहूलियत के लिए उसे सी स्क्वायर से डिनोट करेंगे। सर आपने स्क्वायर क्यों लिया, कुछ कारण है, हम डिस्कस करेंगे सी स्क्वायर क्यों लिया, पर अभी आप थोड़ा ऐसे मान के चलो, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अब उसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं, हमारी उसने हेल्प करी बहुत सारे मायनों में, हमें टेक्निकली ए और बी तक पहुंचना होता है जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, तो हमने उसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की तरह लिया, इसीलिए यहाँ पर भी सी हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो हमने जो एक्स वाई को, मतलब ये क्या हुआ सर, ये आपकी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, है ना, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइंस मतलब आपकी एसिम्प्टोट्स। आई होप आप कंफ्यूज्ड नहीं है। हम ये जानते हैं कि आपकी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो आपके एसिम्प्टोट्स का पेयर वाइज इक्वेशन है और आपके जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, उनमें एक कांस्टेंट वैल्यू का ही फर्क होता है, तो मैंने वो कांस्टेंट वैल्यू हाइपरबोला में डाल दी है, ऐड कर दी है। और इस बार ये इसको ऐसे रखा है कि मैंने सिर्फ के या लैम्डा के बजाय एक उसको स्क्वायर की टर्म मैंने सी स्क्वायर जैसा रखा है। तो हम ये बात तक तो पहुंच गए सर कि आपका जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन क्या आएगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यानी अगर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके एसिम्प्टोट्स बन जाए, जिनकी इक्वेशन है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है सर, वो होती है एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है सर, वो होती है वाई इज इक्वल टू 0। तो इन एसिम्प्टोट्स की पेयर वाइज स्ट्रेट लाइन बनाए तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0, उससे मैं इस हाइपरबोला तक पहुंचा जिसकी इक्वेशन में क्या लिखना चाह रहा हूँ, जिसकी इक्वेशन में लिख रहा हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस तो हम जानते हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब सर अब हम चीज़ें निकालना शुरू करेंगे। अब हम इसका सेंटर, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, सारी चीज़ें निकालेंगे, एक एक करके समझेंगे। ये वही सिनेरियो जो आपको ये बनाकर दे रहा है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब गौर से सुनना, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। सर एक बात बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि आपके, याद करो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं, जो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं, इस रोटेटेड वर्जन में अगर आप नहीं स्ट्राइक कर पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। याद करो, मैं एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला पर जा रहा हूँ, वापस कहीं और नहीं लेकर जा रहा। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला हुआ करता था जिसमें आपका सर ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस रहते थे और ये आपका हाइपरबोला रहता था, तो हमने ये पढ़ा था, हमने ये बड़ी सिंपल सी बात पढ़ी थी, याद करो कि सर ये हाइपरबोला है, तो इसकी जो एसिम्प्टोट्स होती थी ना, इसकी जो एसिम्प्टोट्स होती थी, एक एसिम्प्टोट तो हम ये मान लेते थे, याद करो, और एक एसिम्प्टोट आपकी ये मान लिया करते थे। आई होप ये बातें आपको याद आ रही हैं। तो हमने ये पढ़ा था सर कि जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होते थे ना, वो आपके इन एसिम्प्टोट्स के एंगल बाइसेक्टर होते थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर होते थे, तो दोनों एसिम्प्टोट्स को एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करते थे। कौन? ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। इस बात का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इस बात का यहाँ पे क्या सेंस है, आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरा कहना है बहुत कुछ है सेंस। आप सोच के देखो, अब आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? अगर मैं आपसे यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये हमारे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस ये हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। ये अगर एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, कौन? याद है ना, ये एक्सिस क्या है आपका, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो ये एक्सिस है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। आई होप ये कंफ्यूजिंग नहीं है बातें। और इस एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्सिस कौन सा है? सर एक्सिस है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझ आ रही है कि हमने जो शिफ्टिंग की उससे क्या हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हम जानते हैं, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी एसिम्प्टोट्स को, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी एसिम्प्टोट्स को बाइसेक्ट करती है, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। तो यही बात यहाँ पर भी तो आप नोटिस करो। क्या नोटिस करना है सर? देखो, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस,
और ये रही आपकी एसिम्प्टोट। तो ये इनका एंगल बाइसेक्टर होगी। एंगल बाइसेक्टर होगी मतलब पहले तो ये बताओ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं क्या? होते हैं। इस बार ये हो रहा है कि आपकी एसिम्प्टोट्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं वो भी 90 डिग्री पर है। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ सर कि ये जो एंगल है ये भी एक 90 डिग्री एंगल है। आई होप ये आपको दिख रहा है। ये जो एंगल है आपका ये भी एक 90 डिग्री एंगल ही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर ये भी एक 90 डिग्री एंगल ही है मतलब क्या? मतलब कुछ कहने की ज़रूरत है, आप समझ गए? सोच के देखो, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है इस 90 डिग्री एंगल की। मतलब आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? स्ट्राइक ये करना चाहिए कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। आई होप आपको बात समझ आई। एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम है, मतलब 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री। सॉर्टेड सी लाइन है सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। आपको कुछ समझ आ रहा है? मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस हम इतनी आसानी से ढूंढ पा रहे हैं और ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही सेंटर और दोनों फोकाई लाई करेंगे। तो फोकाई का कितना सॉर्टेड सा काम है, दोनों कोऑर्डिनेट आपके सेम होंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों ही सेम होंगे क्योंकि वो y इज इक्वल टू एक्स पर लाई कर रही है। और आई होप आप भूल नहीं रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, कीप इट आइसोलेटेड, दिस इज योर हाइपरबोला। ये जो नया सिनेरियो हमने बनाया है इसमें, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इन केस अगर आपसे कोई कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन पूछे तो सर ये तो और सॉर्टेड है। देखो ना, कॉन्जुगेट एक्सिस भी आपके एसिम्प्टोट को बाइसेक्ट करती, मतलब एंगल बाइसेक्शन का काम करती है। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये आपका वापस ये एंगल कितना है सर, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये 45 डिग्री और 45 डिग्री ही तो होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब सब कुछ बहुत सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यानी अगर कॉन्जुगेट एक्सिस कोई मुझसे पूछे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -x। इन लाइन्स के बारे में मेरे ख्याल से आपका ओपिनियन बहुत सॉर्टेड है। और इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हाइपरबोला का सेंटर होगा, जिसे आप कहेंगे ओरिजिन, ओ से डिनोट कर लीजिए, सी से, जो आपको ठीक लगे। मेरा मानना है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है, कोई इशू, कोई कंसर्न। अगर मुझे इसकी इसेंट्रिसिटी पता हो तो सर शायद मैं 2AE और ऐसा कुछ सोच पाऊँ, काफ़ी सारी बातें कर पाऊँ, ज़रा इन चीज़ों पर आने की कोशिश करते, पर यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। ये एक एक बात समझ आई या नहीं, ये हमने उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जिन्हें हमने अभी तक सीखा है या समझा है। अब गौर से सुनिएगा अगली बात। अगली क्या बात है सर, ध्यान से देखना। क्लियरली इन्हीं बातों को हम यूज करते हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये कैसी बात कर दी आपने, ये पढ़ाते पढ़ाते अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बन गया है? आप सोच के देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं है। क्या आपको याद आया कि सर ये तो डेफिनेटली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर आप इन 90 डिग्री वाले पार्ट को देख पा रहे हो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को लेके क्या आपका ओपिनियन सॉर्टेड है? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला आपका होता है जहाँ पे आपके अगर एसिम्प्टोट्स के बीच के मैं एंगल की बात करूँ, अगर एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं, अगर द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स है ना, आई होप आप भूले नहीं हो, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स है ना, अगर आपका कितना हो 90 डिग्री, तो हम उस हाइपरबोला को क्या कहते हैं, हम उस हाइपरबोला को आपका या तो रेक्टेंगुलर कह लीजिए आप, या फिर उसे आप इक्विलैटरल हाइपरबोला कह लीजिए। हम उस हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला कहते हैं। बात हमने पढ़ी है, ये बात हमने सीखी है, बात हम जानते हैं, यही बात यहाँ पर वो कह रहा है। तो ध्यान से सुनते जाओ स्टूडेंट्स, अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो क्या इस हाइपरबोला में मैं इसेंट्रिसिटी जानता हूँ? रेक्टेंगुलर क्यों कहा इस बात को लेके तो ओपिनियन सॉर्टेड है, क्योंकि आपके y एक्सिस और x एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट्स हैं, है ना। अगर आप भूले नहीं हो, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूजन में हो, तो ये आपकी एक एसिम्प्टोट है ना, जिसे मैं एसिम्प्टोट 1 कह देता हूँ, और ये आपकी दूसरी एसिम्प्टोट है जिसे मैं क्या कह लेता हूँ, एसिम्प्टोट 2। और दोनों जो एसिम्प्टोट्स हैं आपकी, वो दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। अगर किसी हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हों तो हम जानते हैं सर उस हाइपरबोला में वो हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मतलब इस हाइपरबोला का एक और पॉइंट हम फिगर आउट कर पाए कि इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी, √2। क्यों होगी? क्योंकि ये एक महज ऑर्डिनरी हाइपरबोला नहीं है, ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये एसिम्प्टोट्स अगर 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं तो आपका ये रेक्टेंगुलर यानी इक्विलैटरल हाइपरबोला बन रहा है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। आई थिंक बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें। यहाँ तक तो चीज़ें समझ आई ना कि हमने इस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी को √2 क्यों कहा, कोई डाउट तो नहीं है इस बात से। आगे सुनिए, एक्सेस जो हैं आपके हाइपरबोला के, है ना, जो आपके ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस होंगे, वो सर एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। आप इस बात से भी सोच सकते हो, मेरा कहना है बिल्कुल ऐसे सोचा जा सकता है। और वो क्या होंगे, एसिम्प्टोट्स आपकी कौन होंगी, y = 0 और x = 0। अब आप खुद सोच के देखो, एक्स एक्सेस और y एक्सेस के एंगल बाइसेक्टर्स कौन होते हैं? सर ये हमने पढ़ा है, y = x
और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आपकी एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं ये वही प्रॉपर्टी का कंटिन्यूएशन है कि जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं वो आपके एजिम्प्टोट्स के क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये एजिम्प्टोट्स का ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, और ये वाला जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इस वाली दोनों एजिम्प्टोट्स के इन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर ढूंढने और एजिम्प्टोट्स में जानता हूँ, एजिम्प्टोट्स क्या है सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा 45 डिग्री और एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा 45 डिग्री, जो कि अंडरस्टूड सी बात है, जिसे हम वो 90 डिग्री वाले कंसेप्ट से भी प्रूव कर चुके हैं, कोई नई मुश्किल टफ बात अभी तक तो नहीं है। आई होप समझ आ रही हैं बातें। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब ये बात अगर आप सभी को समझ आई तो हम दोनों एक्सिस भी निकाल पाए। आई होप ये बात आपको दिख रही। ट्रांसवर्स एक्सिस आपका हमने भी y इक्वल्स टू एक्स माना है और कॉन्जुगेट एक्सिस हमने भी y इक्वल्स टू माइनस एक्स माना है, और इसी बात का वो कंटिन्यूएशन कि अगर मैं उसको यहाँ और यहाँ लेता तो एक बड़ा साधारण सा फर्क ये आ जाता उसमें कि फिर बस चीज़ें यहाँ शिफ्ट हो जाती इन दोनों में। तो उस केस में आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाता, कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो जाता, मतलब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो कि हम जानते हैं बनाना, खैर उस बारे में भी बात करेंगे, पर पहले ये बात तो अच्छे से समझ आ रही है, इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, अगली प्रॉपर्टी सुनो। फ्रॉम द अबव हाइपरबोला लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हम कंक्लूड कर चुके हैं। सो वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला आर प्लस माइनस सी, कॉमा प्लस माइनस सी। सर ये कैसे आप निकाल रहे हो? आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखो, आप बस एक छोटा सा काम करो, अगर मैं इस हाइपरबोला और इस ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है सर? सर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, और ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है सर? ट्रांसवर्स एक्सिस है y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, क्यों? क्योंकि देखो ना, ये आपका हाइपरबोला है और ये आपकी लाइन है, तो अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? आई थिंक अब आपको दिख रहा है, हमें आपके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आई होप आप एग्री करते हो उस बात से। तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो, y की वैल्यू x यहाँ रखी तो एक्स स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर। अब महज x को मैं c तो नहीं कह सकता, x क्या हो सकता है सर? x प्लस माइनस सी हो सकता है, और ये होना तय है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तो x का c हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट x का माइनस हो जाएगा। सी स्क्वायर क्यों लिया आपको समझ आ रहा है? अगर c ले लेता तो अंडर रूट c लिखना पड़ता, जो कि अननेसेसरीली हमारी प्रॉब्लम बढ़ाता, और अभी तो हमें फोका है, डायरेक्ट्रिक्स और भी कई सारी चीज़ों पर जाना है। तो अभी इससे अच्छा होगा सर कि आप इसे ऐसा ही रखें। और सुनिएगा ध्यान से सर, अगर इसका x कोऑर्डिनेट c और माइनस c है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो सर? ये y इज इक्वल टू x लाइन पर लाई करता है, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर c होगा और इसका y कोऑर्डिनेट माइनस c होगा। सॉर्टेड। क्या बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत कठिन बातें हम कर रहे हैं? आई थिंक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा भाई, इसके जो वर्टाइसेस है, इसके जो वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? ये आपका एक वर्टेक्स मान लो और ये एक वर्टेक्स मान लो, और इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर बहुत मेस्ड अप तो नहीं हो रही हैं चीज़ें, समझ आ रहा है? तो इस कोऑर्डिनेट को आप क्या कहेंगे? सी कॉमा सी, और इस कोऑर्डिनेट को आप क्या कहेंगे? माइनस सी कॉमा माइनस सी। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी? आई थिंक अभी तक तो नहीं है। अब क्या, आई होप ये सी कॉमा सी और माइनस सी कॉमा माइनस सी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप वर्टेक्स समझ पाए। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सर इन दोनों का अगर मैं सेंटर निकालूं, मिड पॉइंट, आप देखो ना, सी कॉमा सी से माइनस सी कॉमा सी, या आप ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे सर? ओरिजिन पर ही करेंगे। तो आप वैसे निकाल लो या आपके वर्टेक्स का मिड पॉइंट निकाल लो, तो वो क्लियर सी बात है सर 0,0 आना, ये तो तय है। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो सेंटर होगा वो तो आपका 0,0 ही होगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न, जो मेजर कंसर्न बन रहा है वो ये कि सर मैं डायरेक्ट्रिक्स तक आऊँ। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं बात बना लूँगा। डायरेक्ट्रिक्स के लिए मेरी हिदायत है कि आप जानते हो दोनों वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। मैं सारा रिजेम्बलेंस आपका आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला से लेकर आना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखो, हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला में क्या पढ़ते हुए आए सर? आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला में जानते हो आपकी जो वर्टाइसेस होती हैं वो आपकी a,0 और माइनस a,0 होती हैं, है ना। तो हमने इस डिस्टेंस वाइज क्या देखा है सर? ये डिस्टेंस वाइज आप जिसे कहते हो मेजर एक्सिस की लेंथ, उसे हम कहते थे 2a। आई होप आप ये बात जानते हो। अच्छा, यहाँ पर देखो इस वाले में क्या हो रहा है सर? इस वाले में जो डिस्टेंस आपके लिए दोनों मतलब वर्टाइसेस के बीच होगी, जिसे आप कहते हो 2a, जिसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, फोकल एक्सिस की लेंथ या मेजर एक्सिस की लेंथ भी कहते हो। इस बार वो क्या है हमारे लिए? तो फंडा सिंपल है ना, हमारे लिए फंडा क्या है? दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। तो c कॉमा सी की माइनस सी कॉमा माइनस सी से डिस्टेंस। आप सोच के देखो, c माइनस माइनस सी यानी क्या? 2c, 2c का स्क्वायर
4c² प्लस c माइनस माइनस सी, फिर वही बात 4c², तो टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल आ जा रहा है आपका 8c², और आप इसका क्या लेंगे, अंडर रूट। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है दोनों वर्टेक्स के बीच का, दोनों वर्टाइसेस के बीच का चीज़ें निकालने के लिए। तो 8c² को क्या मैं लिख सकता हूँ, गौर से देखो, 8 हो जाएगा आपका 2√2 और c² का अंडर रूट सी, तो क्या आ जाएगा सर, ये होगा 2√2 टाइम्स सी, है ना, या फिर आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा 2 टाइम्स सी टाइम्स अंडर रूट 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 2a पता है, जो कि आपके इस हाइपरबोला में दोनों वर्टाइसिस के बीच की डिस्टेंस यानी ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस की डिस्टेंस लेंथ होती थी, इस बार वो लेंथ कितनी है, इस बार वो लेंथ है 2√2 टाइम्स सी, है ना। जो हमारे लिए 2a रहा करता था वो है 2√2 टाइम्स सी। तो अगर इस कंक्लूजन पर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूं तो देखो सर, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आती है, a की वैल्यू आती है √2 टाइम्स सी या c टाइम्स अंडर रूट 2। आप कुछ बात समझ पा रहे हो यहाँ से? पहली बात तो ये कि जो आपका सेमी मेजर एक्सेस होगा वो होगा c√2। मतलब मैं अगर एक छोटा सा डिस्कशन करूँ जो कि बहुत विशेष आपके लिए बात नहीं है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो c√2 है। अब इससे क्या, इससे अब हम फोकस तक आएंगे। सर सॉरी, फोकस तक कैसे आ जाओगे, क्योंकि फोकस के लिए मुझे ए और ई चाहिए होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप याद करो, अगर मैं इस हाइपरबोला में बात करूं तो अगर यहाँ पर इसकी फोकस थी तो ये होता है AE, 0। आप जान पा रहे हो क्या? तो इसमें भी आपको जो डिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा हूं AE होगा, सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है सर, वो होती है AE। सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो AE होती है। मतलब इसमें अगर यहाँ पर फोकस है और ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपके लिए कितनी होगी, AE। आप सुन रहे हैं क्या? अच्छा, A कितना है गौर से देखिए सर, A है आपका c√2। अगर a है c√2 तो e कितना है सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्योंकि इसकी एजिम्प्टोट्स 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं, तो सीधी सी बात है e कितना हुआ, अंडर रूट 2। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आ रही है ना। तो अगर मैं आपसे ए पूछूं तो a कितना है सर, a है c टाइम्स √2। मैं डिस्टेंस वाइज बात करो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। और अगर ए में ये है c√2 तो सोच के देखो e कितना है सर, e है अंडर रूट 2। क्या आपको कुछ नजर आया? आई होप आपको सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि AE अगर ये आ रहा है c√2 टाइम्स √2 तो आप AE की वैल्यू कितना कहेंगे, √2 का √2 2 टाइम्स, तो ये जाता है 2c। AE क्या होती है सर, हाइपरबोला में सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, जो कि कितनी आ रही है इस केस में 2c। अगर मैं आपसे डिस्टेंस वाइज बात करूं तो ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है, डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस है 2c। तो मैं ये नहीं कह दे रहा हूं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स 2c हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप मेरी इस बात को समझना। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 2c है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कोई इशू या कोई कंसर्न तो नहीं है? अब सर अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल गई है तो क्या आप इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता कर सकते? आप सोच के देखो, आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, बड़ी बेसिक सी टेक्निक यूज़ करो, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, सोच के देखो। मुझे इस स्ट्रेट लाइन y = x पर ओरिजिन 0,0 से 2c डिस्टेंस ऊपर जाना है। आपको याद आया? अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं एक और कंसेप्ट आपको याद दिला रहा हूँ, सोच के देखो। अगर एक स्ट्रेट लाइन है सर, ये है ना, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है, आई होप आपको क्लिक कर रहा है, ये है 45 डिग्री, सुन रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट है 0,0, है ना। मैं इससे यहाँ पर आना चाह रहा हूँ, जो कि डिस्टेंस है कितनी, जो कि डिस्टेंस है 2c। तो क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ सर? वो होंगे आपके 0 + r cos थीटा, यानी क्या, 2c टाइम्स cos 45। आई होप आप भूले नहीं हो, कॉमा y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा, 0 + r sin थीटा, r यानी डिस्टेंस, वो कितनी होगी, 2c sin 45। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और सिंपल सी बात है सर, अगर 2c डिस्टेंस नीचे भी जाना होता, जो कि हम जाएंगे क्योंकि हमें दूसरा फोकस भी चाहिए, तो बस उसमें मैं क्या करता, -r ले लेता। क्या आप बात समझ पाए? जैसे कि अब सुनना ध्यान से, आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे cos 45 कितना होता है, 1/√2। सुन रहे हैं आप लोग? तो 2 से कैंसिल हुआ √2, तो न्यूमरेटर में √2 बचेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हो क्या, √2 टाइम्स c और √2 टाइम्स c ही मिलेंगे दोनों। कॉमा क्यों लगा रहा हूं भाई, ये हो जाएगा √2 टाइम्स c। दोनों सेम क्यों मिल रही है? क्योंकि ये कौन सी लाइन है, ये आपकी y = x लाइन है, वो मिलना तो तय ही था। सेम अगर मैं 2c डिस्टेंस पीछे आऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, -√2c, क्योंकि वहां पे आप माइनस यूज कर लोगे। तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट यानी दोनों फोकाई के कोऑर्डिनेट मिल गए सर। वो क्या है, गौर से देखिए, इस फोकस के कोऑर्डिनेट हैं √2 टाइम्स c, √2 टाइम्स c। और इस दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -√2 टाइम्स c और -√2 टाइम्स c। और मेरा यकीन करिए, इसके आते ही अब आप डायरेक्ट ट्रिक्स तक भी जा सकते हो।
खैर वो तो वैसे भी जा सकते थे, कोई विशेष बात नहीं थी। अगर डायरेक्ट्रिक्स तक जाना है तो चलो सोचते हैं डायरेक्ट्रिक्स तक जाने का तरीका। फिर से वापस इस पर आओ, मैं हमेशा रिजेम्बलेंस आपको इसी से लेकर आऊँगा। जो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता था, मैं यहाँ पे अलग से बना ले रहा हूँ, घबराना मत। ये आपका स्टैंडर्ड जो हाइपरबोला होता था उसमें मान लो डायरेक्ट्रिक्स है, तो सर सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती थी? सर सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती थी a अपॉन ई। सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती थी? a अपॉन ई। आई होप आपको ये बात याद है। अगर ये डिस्टेंस है आपकी सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की a अपॉन ई, तो यहाँ पर a और e पता है क्या? सर a है आपका, a कितना है? c का √2 टाइम्स, है ना, और e कितना है? e है √2। तो अगर मैं आपसे a अपॉन ई निकालने को कहूँ तो √2 से √2 कैंसिल, तो c। मतलब इस वाले केस में जब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस हाइपरबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, तो आप सोच के देखो, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये आपका हाइपरबोला है। आप समझ पा रहे हो ना? ये आपका ओरिजिन है। अब आपको क्या करना है? ओरिजिन से c डिस्टेंस जाना है इस लाइन के अलोंग, जो कि क्या है? y = x। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और जब आप c डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस मिल जाएगी, और उसकी इक्वेशन में लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, बात करते हैं इस बारे में। पर पहले तो मैं कह रहा हूँ कि वो डायरेक्ट्रिक्स किस पॉइंट से पास हो रही है वो बताओ। सर डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से पास हो रही है वो मैं यहाँ पर ढूंढना चाह रहा हूँ। आप फिर से सोचो, सिंपल सी बात है, गौर से सुनना। आपको c डिस्टेंस ऊपर जाना है, ओरिजिन 0,0 से, है ना। तो सर देखो 0 + r क्या? c डिस्टेंस कितना? 45 के अलोंग। तो साइन नहीं, पहले आप लेंगे cos 45, तो ये कितना हो जाएगा? cos 45। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 0 से आगे जा रहे हो, कितनी डिस्टेंस? r डिस्टेंस यानी c डिस्टेंस कितना एंगल पर आप जा रहे हो? 45 पर, तो y कोऑर्डिनेट में आप sin 45 ले लेते हो। आई होप आप ये भूले नहीं हो। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हैं आपके c। क्यों लिखा मैंने? हाँ, c ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा c/√2, c/√2। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं। और इसी बेसिस पर अगर मैं इस वाले डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट पूछता तो वो क्या हो जाता? ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, तो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढता, तो ये भी आप क्या कह देते हैं? -c/√2, -c/√2। अब सर ये तो डायरेक्ट्रिक्स और ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? हम लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो। आप एक बात बताओ, इस डायरेक्ट्रिक्स में इसकी खास बात क्या है? सर हम जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर स्लोप है 1, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या होगी? दोनों डायरेक्ट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो उसकी स्लोप कितनी होगी? -1। तो एक ऐसी लाइन जो इससे पास हो रही है और उसकी स्लोप है -1, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? सर y - y1 यानी y + c/√2 = m, जो कि कितनी है? -1, है ना। -1 को मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x - x1, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव, है ना। अगर मैं लिखूँ तो क्या? -x, और ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया? माइनस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो देखो मैं माइनस लिख ही देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन से बच ही जाएं। ये माइनस है, -x - x1, ये -1 है बेसिकली। x - x1 यानी x - c/√2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत आसानी से, क्लियर से मैनर में। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे फाइनली क्या लिखूंगा? गौर से देखो, -x तो मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाता है? सर ये हो जाता है x + y, है ना। अब देखो आप ध्यान से, c/√2 से कुछ गड़बड़ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो कुछ प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कुछ तो गलत लिखा है। मैं फिर से देख लेता हूँ, y - y1, सो y - c/√2। ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। I'm really sorry for that। मैंने शायद ये ले लिया था ना, I'm really sorry for that। मैंने कुछ मिसकन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, ध्यान से देखना। y - y1 = m, जो कि -1 है, x - x1। मैंने इनके, इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े मिक्स कर दिए थे ना, कोऑर्डिनेट्स। अब देखो तो क्या हो जा रहा है? सर देखो -x को यहाँ लाए तो +y। अब एक छोटा सा काम, ध्यान से देखो, सर ये है +c/√2 और ये है -c/√2, ये उधर गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2c/√2। कोई दिक्कत तो नहीं है? √2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, √2 टाइम्स c। आप सिमिलैरिटी के बेसिस पर इस डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन लिख सकते हो, और अगर ऐसा नहीं क्लिक कर रहा है तो फिर वही बात, ट्रांसवर्स एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर है ही, तो स्लोप है -1 और इससे पास हो रही है। सो y - y1 यानी y + c/√2 = m x - x1 यानी x + c/√2। क्या आपको दिख रही है? फिर वही बात, x को इधर लेकर आए तो क्या हो जाता है? x + y, है ना। गौर से देखो, c/√2 को उधर लेकर गए तो -c/√2 - c/√2, तो हो जाएगा -2c/√2, और उसको आप कैंसिल करोगे तो -√2 टाइम्स c। यही मैं सिमिलैरिटी से कहने को चाह रहा था कि वो आप ऐसे लिख सकते हो।
तो आपको दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन समझ आई। कोई बहुत विशेष मुश्किल या टफ काम हम नहीं कर रहे हैं, पर हम कुछ चीज़ें बनाना चाह रहे हैं जो आपके लिए बहुत हद तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी सर, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 टाइम्स सी, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस √2 टाइम्स सी। इसमें बस एक छोटा सा काम और, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स का फीट मुझसे कोई पूछे तो मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसे सॉल्व कर दूंगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या जो कि हम निकाल चुके थे भाई, आपका ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो कि कितना आ रहा था c/√2, c/√2 और माइनस c/√2, माइनस c/√2। तो मोटा मोटा मेजरली हमने लगभग हर एक चीज़ निकाल ली है, हमने लगभग हर एक चीज़ निकाली एक्सेप्ट फॉर दी लेटस रैक्टम। लेटस रैक्टम या जो लेटरा रेक्ट्रा है उनकी लेंथ निकालना बाकी है, जो आप निकाल सकते हो। सीधे सीधे कंसेप्ट यूज करना, क्या इसके पैरेलल आपके डायरेक्ट्रिक्स या कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल, यानी बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जिसकी स्लोप -1 है, इससे पास होती है, उसकी इक्वेशन लिखना, उसको इस हाइपरबोला के साथ सॉल्व करना, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे और उससे आप उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो चीज़ें। यकीनन तौर पर वो आसान काम है, हम कर लेंगे क्योंकि हमने कई बार किया। पर मोटा मोटा जो मैं आपको काम की बातें सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या, कि जब आपने आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को एसिम्प्टोट्स की तरह ट्रीट किया, तो पहली बात तो एसिम्प्टोट्स अगर 90 डिग्री पर हैं तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, और इस बार वो कुछ इस तरीके से वर्कआउट होता है। इसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई मुश्किल, कोई डाउट, कोई परेशानी, आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड सी हैं। मेजरली मोटा मोटा अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो काम की बातें जो हमें याद रखनी है वो ये कि जब हम उसकी हाइपरबोला की इक्वेशन बनते हुए देखते हैं तो वो हो जाती है x y = c², क्योंकि एसिम्प्टोट्स पेयर वाइज थी x y = 0। इससे हमने ये देखा कि सेंटर 0,0, वर्टाइसेस c, c एंड माइनस c, फोकाई √2, c, √2, c और माइनस √2, c, माइनस √2, c, क्योंकि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस से y = x और कॉन्जुगेट एक्सिस से y = -x। डायरेक्ट्रिक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स आइसिस भी हमने निकाल ली, x y = √2 टाइम्स c और x प्लस y = माइनस √2 टाइम्स c। इस तरीके से आप चीज़ें निकाल पा रहे हो। कोई बहुत विशेष मुश्किल या टफ काम हमने कहीं पर भी नहीं किया है। मेरा यकीन है आप हर एक बात अच्छे से समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो उन्होंने कही उनकी बातें भी देख लेते हैं। जो वो कहना चाह रहे थे शायद हम वही कह रहे हैं कि सर वर्टाइसेस जो होंगी आपकी c, c और माइनस c, c है ना, और उनकी जो सेंटर से डिस्टेंसेस हैं वो हम इस तरीके से, वो अपना याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो लगा लेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो हमारे लिए क्या होती थी स्टैंडर्ड केस में 2a, वो इस केस में निकल कर आ रही है, और उससे कंपेयर कर हमने a निकाला और उससे हम ए फोकाई तक या a/e डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंचे। डिस्टेंस वाइज बात कर रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा हूँ कि a,0 या a/e x = जो लाइन है आपकी वो डायरेक्ट्रिक्स है, वो वहाँ हुआ करती थी। मैंने डिस्टेंस यूज़ किया कि ए सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, a/e सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने बात की। आई होप आप कंफ्यूज्ड नहीं हैं, है ना, कि आप ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी ले ले रहे हो। सर ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस तरीके से हमने ये आपके बना लिए, है ना, आपकी दोनों डायरेक्ट्रिक्स और सब कुछ निकाल लिया। फोकाई तक हम आ चुके थे, आपको याद आ रहा है ना, दोनों हमारी फोकाई आई थी। इसी तरीके से हमने डायरेक्ट्रिक्स आइसिस की इक्वेशन निकाली, जो कि आपकी इस तरीके से आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू +√2c और माइनस √2 टाइम्स c, है ना। अब अगर मैं एक ज़रूरी बात कर रहा हूँ, जी हाँ ये हम मिस कर रहे थे, तो इसको ध्यान से देखना। अगर मैं पैरामेट्रिकली लिखना चाहूँ तो आप सोच के देखो, आपका हाइपरबोला क्या बन रहा है सर, आपका हाइपरबोला आपने लिखा xy = c²। अब अगर मैं पैरामेट्रिकली लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा, कैसे, ध्यान से देखना। मैं x को अगर ct से रिप्लेस करता हूँ, मैं x को क्या करता हूँ, अगर मैं x को ct से रिप्लेस करता हूँ तो गौर से देखना क्या होगा। मैं x को अगर ct लेता हूँ पैरामेट्रिकली, थोड़ा पैराबोला की तरह ले रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों करें इस पर भी बात करेंगे। जैसे ही मैंने x को ct से रिप्लेस किया तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ये ct आपने रखा तो y क्या हो जाएगा c²/x, तो c² तो c² है, x क्या हो जाता है ct, तो c से c कैंसिल, तो y कितना हो जाता है सर, y आपका आ जाता है c/t। ये c² लेने का रीज़न ही बस इतना सा है ना, ताकि वो आपके, देखो अब सोचो c² आपने लिया तब जाकर आप ये √2 टाइम्स c और ये सब कुछ बना पा रहे हो, वरना और कितना, वो एक √2 तो 2 है ही, √c से भी आप डील करके बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे होते। तो इसलिए हमने डेलिबरेटली स्टैंडर्ड मैनर में हमने कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली उसे c² से चलाया है। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या। तो इसकी पैरामेट्रिक वर्जन क्या लेंगे हम, ct और c/t। सर क्यों जीवन में समस्याएं बढ़ाई जा रही हैं। एक हाइपरबोला जो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला आप पढ़ते आए हो, x² माइनस y² = 1, अब ये आप एक नया हाइपरबोला क्यों ले आ रहे हो, मतलब xy = c², क्यों। बहुत फायदा होगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना मैथ्स के, तो आपको अक्सर एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, और जब ऐसी इक्वेशन मिलेगी ना, आपके दिमाग में ये ग्राफ स्ट्राइक करना चाहिए, आपके दिमाग में ग्राफ स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप यकीन करिए। तो ये बात तो एटलीस्ट आप याद रखिएगा कम से कम।
बहुत काम करेगी ये बात। क्या यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है? पैरामीट्रिकली ऐसा क्यों लिया? क्योंकि उससे मुझे चीज़ें सीधी सीधी दिख गई, है ना। तो x को याद रख लो ct, y अपने आप आ जाएगा क्या, c/t। बस यही बात यहाँ पर आपको कहने की वो कोशिश कर रहा है कि अगर x कोऑर्डिनेट आप पैरामीट्रिकली ले लें ct, तो y कोऑर्डिनेट c/t। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि आप कभी भी सोच के देखो, x और y कोऑर्डिनेट कभी भी 0,0 यानी ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, है ना। दूसरी बात, t डिनोमिनेटर में है, तो t डिनोमिनेटर में अगर है तो मैं t को 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके अलावा मैं सारी वैल्यूज लूंगा। याद रखेंगे ये बात, काफ़ी क्रूशियल बात है, बहुत बार काम आएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से अगर मैं ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिया है, अगर इसी को मैं कैसे ले लेता, अगर इसी बात को मैं इस तरीके से ले रहा होता, सोच के देखो, अगर मैंने इसी सिनारियो को थोड़ा इस तरीके से सोचा होता, इसको फटाफट विजुलाइज करते ताकि एक पूरा रिवीजन आपका हो जाए और आपको सारी बातें समझ आ जाए कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, है ना। अगर हमने क्या लिया होता, अगर आपका हाइपरबोला कुछ ऐसा होता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है जहाँ पर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही एसिम्प्टोट्स हैं, पर इस बार कैसा होता, मान लो सर इस बार कुछ ऐसा हो रहा होता, है ना। ये आपका एक सिनेरियो बन रहा है और एक सिनेरियो आपका लेट्स से ये कुछ ऐसा सा बन रहा है ना। ये तो थोड़ा ज़्यादा निकल गया, लेकिन ये कुछ ऐसा सा है। इस बार भी आपका हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एजिम्प्टोट्स हैं, यानी इनके बीच 90 डिग्री एंगल है। मतलब इस हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी कितनी रहनी तय है, √2। इस बार जो ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर वो जो आपके कॉन्जुगेट एक्सिस हैं, इस बार आपका ये एक्सिस क्या रहने वाला है भाई, ये एक्सिस आपका होगा क्या, ये एक्सिस होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन होगी y = -x, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा वो आपका इस पर परपेंडिकुलर लाइन ये होगी जो कि आपकी यहाँ से गुजर रही होगी, है ना। कोई आपत्ति या कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से भाई? मेरा यकीन है आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ रही है बिना किसी कन्फ्यूजन के। और हम जानते हैं सर कि सर ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर हैं ही, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 45 रहना तय है। उस वजह से हम इसको लिख पा रहे हैं कि ये जो आपके ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट हैं वो ऐसे आ जा रहे हैं, है ना। ये बात तो आप समझ पा रहे हो। ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है, और ये आपका कौन सा है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। और आप पाएंगे कि जब आप इसकी इक्वेशन लिख रहे होंगे तो देखो ना आप ध्यान से, या तो वो थर्ड सेकंड इस क्वाड्रेंट में है, कौन से सेकंड में या फोर्थ में। अब सेकंड और फोर्थ में समस्या क्या है, फर्स्ट और थर्ड में होता था या तो दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, लेकिन जब सेकंड और फोर्थ में आया तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, और अगर दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव है। मतलब इनका प्रोडक्ट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। उसको मेंटेन करने के लिए हमने जो इसकी इक्वेशन लिखी वो क्या लिखी, xy = -c²। तो ये भी आपका वही हाइपरबोला है, लेकिन इस बार जब वो सेकेंड और फोर्थ में ट्रांसफर हुआ फर्स्ट और थर्ड के बजाय। क्या बात आपको समझ आई? फिर वही बातें सारी आप सोच के देखो, इस बार भी आपका जो सेंटर है वो 0,0 पर ही रहने वाला है, कोई विशेष बात नहीं है। अभी भी डिस्टेंस वाइज वही है, जो वर्टेक्स आपकी -c,0 मतलब यहाँ पे जो इस वाले केस में -c,c और +c,c थी, इस बार सोच के देखो, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा c, -c, और ये इस लाइन पर है ना, तो y = -x होना तय है। और यहाँ पर आपका x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -c,c। कोई आपत्ति तो नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं आपसे फोकाई पूछूं तो हमारी फोकाई क्या आती थी सर, आई थिंक √2,c, है ना। √2,c और -√2,c आ रही थी जितना मुझे याद आ रहा है, बट एक बार टैली कर लेते हैं ताकि हम फाइनली बात आगे बढ़ा पाएँ, है ना। तो जो आपके फोकाई थे, फोकाई कहाँ लिखे हैं, क्या हम हमारे फिगर को ही रेफर कर लें अगर आपको याद आ रही हैं बातें? तो फिगर को अगर मैं रेफर करूँ तो ये आपका फिगर था जो कि था √2 × c, √2 × c। बस इस बात को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बस आप ये जान ही रहे हो, अब बस आप उस लाइन पे इसको फिट कर दो। अच्छा, अगर मैंने √2 × c लिया है ना, तो ध्यान से देखना क्या होगा, गौर से देखो। सिंपल सा कंक्लूजन है, इस बार जब डिस्टेंस वाइज बात करूंगा तो यहाँ पर फिर वही बात, आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। क्या इस फोकाई का बिहेवियर समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर मैं इस फोकाई के बिहेवियर की बात करूं आपसे, तो इस फोकाई में क्या होगा सर, इस बार आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी -√2 × c, लेकिन y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो वो कुछ ऐसा होगा। आसान सी बातें, सेम आप डायरेक्ट्रिक्स और सब कुछ निकाल सकते हो। मेजरली इतना भी पता हो तो काफ़ी हैं चीज़ें। मैं तो कहता हूँ बस फोकाई और आपको एसेंट्रिसिटी पता है ना तो बहुत है, उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें निकाल लोगे। आपको हर एक चीज़ पता चल रही है, बस मोटा मोटा याद रखो कि ये चीज़ें ऐसी होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बस यही बात आपको यहाँ पर कहने या समझाने की कोशिश की गई है। क्या आपको ये कॉन्टेक्स्ट, ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? जो चीज़ें वो यहाँ पर बना के दे रहे हैं, कोई विशेष नई मुश्किल बातें हमने नहीं पढ़ी हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वो यही कह दे रहा है कि इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस आपका y इज इक्वल टू -x और वर्टाइसेस आपकी +-c कॉमा -+c होंगी, जो हमने अभी डिस्कस किया। फोकाई भी आपकी +-√2c कॉमा -+√2 टाइम्स c होगी और डायरेक्ट्रिक्स साइजेस आपकी वही होंगी, बस अब प्लस साइन के बजाय माइनस साइन होगा, क्योंकि स्लोप आपकी अब आपके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये बात आपको याद है। इस तरीके से हमने ये जाना, अगर आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स, अब वो ये कह रहा है कि सर अभी तो आपने क्या किया, अभी तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, पर मान लो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाए, कोई विशेष चेंजेस नहीं होंगे। आप सुनना, बहुत मज़ेदार सा रोचक सा किस्सा है, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मान लो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ थे वहाँ थे, हमने उनमें कोई छेड़खानी नहीं की, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस उठा ली। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइन उठा ली। अब अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस ढूंढी हैं, तो सीधी सी बात है सर, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, लेट्स से y इज इक्वल टू समथिंग, और ये जो लाइन है अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो होगी x इज इक्वल टू समथिंग। और मान लो ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा पर, गौर से सुनना, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं अल्फा कॉमा बीटा पर, तो सीधी सी बात है सर, आप देखो क्या फिक्स्ड है। ये जो अल्फा है इसका क्या मतलब है, इस अल्फा का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके 0,0 होंगे। बस एक हल्का सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट होगा कहीं ना कहीं क्या 0,0, ये आपका रहा होगा एक्स एक्सिस। बस ऐसे ही बता देना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ें। अब अगर 0,0 से सोच के देखो मैंने क्या किया कि अल्फा का मतलब क्या है कि आप ये जो डिस्टेंस चल रही हो कितनी है अल्फा, समझ पा रहे हो ना। तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, मतलब ये जो लाइन है जो कि आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा। और ये जो लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ से बीटा डिस्टेंस जा रहे हो। तो ये जो दो लाइन्स हैं इनकी इक्वेशंस मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप सोच सकते हो। अब आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बजाय मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइन्स चुन ली होती और उन्हें अगर मैंने एसिम्प्टोट्स की तरह ट्रीट किया होता, मतलब ये आपकी होती पहली एसिम्प्टोट मान लो, है ना, और ये आपकी होती दूसरी एसिम्प्टोट मान लो, तो क्या हो रहा होता। तो भी मेरा यकीन करिए बातें आसान हैं। अब जो हाइपरबोला बनेगा वो वापस कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये बात आप समझ पाए। फिर वही सारी बातें, फिर वही सारी कहानी दोहराई जाएगी। आप तो याद करो आपके हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स वाई टाइम्स सी स्क्वायर, है ना। तो ये भी x ही रहेगा, लेकिन x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और अगर वो मैं यहाँ और यहाँ ट्रांसफर करता तो माइनस सी स्क्वायर। यही तो हमने पढ़ा है। अगर आपका सीधा फंडा स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटर ओरिजिन 0,0 रहता था तो आपने सेंटर चेंज कर दिया तो कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा, आपने ग्राफ को ट्रांसफर किया है, शिफ्ट किया है। तो ओरिजिन से उठा के अगर ग्राफ को अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर दिया तो सीधा सा फर्क क्या आना है, ग्राफ जो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता था अब एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा और वाई की जगह वाई माइनस बीटा रहना आता है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो आपको नहीं पता, ये बात समझ आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर, बहुत स्मूथ और बहुत क्लियरली चल रही हैं। और यही बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है कि अगर वो सेकेंड और फोर्थ में है तो प्लस सी स्क्वायर, और सेकेंड और फोर्थ में है तो माइनस सी स्क्वायर, और फर्स्ट और थर्ड में है तो प्लस सी स्क्वायर। सॉर्टेड है कहानी, ये बात आपको याद रहेगी मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो ये दोनों वो ग्राफ बना के दे दे रहा है कि अगर आपने शिफ्ट किया तो इस तरीके से बनेंगे। फिर वापस हम ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, फोकाई सब निकाल सकते हैं, पर अब उतने पचेड़े में हम नहीं पढ़ेंगे। हम अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो ढूंढ लेंगे। हमको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या पता है, हमने एसेंट्रिसिटी से और दोनों के वर्टाइसिस के बीच के डिस्टेंस से हर एक चीज़ निकालना सीखा है, चाहे वो फोकाई हो, चाहे वो डायरेक्ट्रिक्स हो, चाहे लेटस रैक्टम हो, और वही कंसेप्ट्स हम फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा। ये बात याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट ये निकल कर आता है स्टूडेंट्स की ये तैयारी आपकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। जी हाँ, हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए आपको पढ़ा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू, जो कि 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं आपको और प्रॉपर्ली हर एक चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे कि चैप्टर्स को पढ़ना, सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स को करना, 11-12 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करते हुए बकायदा, है ना। उसके बाद उनके कंसेप्ट्स को सीखना, हर एक कंसेप्ट को सीखना, उन्हें कंसोलिडेट करना, उन्हें मजबूत बनाना, एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होना जब सारे कंसेप्ट्स हो जाएं, और उसके थ्रू हर कैटेगरी, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो, लिंक कॉम्प्रहेंशन जो होते हैं, या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप हो, हर एक कैटेगरी जो JEE एडवांस लेवल पर पूछी जाती है उन्हें केटर करना, आपको उन्हें अटेम्प्ट करना सिखाना। और यही नहीं, आपको यकीन दिलाना कि JEE एडवांस्ड के हम सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं उसी चैप्टर के साथ हाथों हाथ, ताकि ये भरोसा आपको हो कि हाँ चीज़ें आसान हैं अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ा जाए तो। और हम ना सिर्फ ये बल्कि हम
100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।